हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हैं रियल एस्टेट में कुछ बेहद दिलचस्प बातें करने के लिए आपके साथ, और साथ में थोड़ा और कुछ नया जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री सेक्टर में घट रहा है वो आपको बताएंगे। बात निकली इस बार टोकनाइजेशन की, और क्या होता है ये टोकनाइजेशन, क्यों इसकी बात सामने आ गई, क्या है इसका इस समय इंडिया में स्टेटस, और आपके हमारे लिए इसमें जानने वाली क्या बात है, इस पर पूरी बातचीत होगी। एक मेहमान आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, गुलाम जिया साहब इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाकी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका तारुफ भी मैं आपसे कराता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको किस्सा बता देता हूं कि हुआ क्या, क्यों ये बातचीत हम कर रहे हैं। तो दरअसल इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी साहब ने कुछ कह दिया है। उन्होंने एक आइडिया शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि ये आइडिया भारत के उन लाखों भूस्वामियों, यानी जिनके पास छोटी बड़ी जैसी भी ज़मीन है उनके लिए है, जो अपनी ज़मीन को या तो बेच नहीं पाते हैं या उसे फिर गिरवी नहीं रख पाते हैं। नीलेकणी के मुताबिक भारतीयों की जो करीब करीब 50% संपत्ति है वो ज़मीन के रूप में ही है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल हो ही नहीं पाता है। ऐसी ज़मीन को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही लोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बस रखी रहती है। ये ज़मीन मालिकों के लिए एक बेकार तरह की संपत्ति बन जाती है। नीलेकणी साहब का कहना है कि ज़मीन को अगर टोकन में बदल दिया जाए, यानी उसका टोकनाइजेशन कर दिया जाए, तो इसकी जो कैपिटल वैल्यू है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। टोकन बनाने से ज़मीन को आप एक तरह से डिजिटली कन्वर्ट कर देंगे, उसके कागज़ जो हैं वो डिजिटल बन जाएंगे, फिर उन्हें शेयर या बॉन्ड्स की तरह आप बेचिए। ये उनका आइडिया है, लेकिन इसका थोड़ा विरोध भी हो गया। जोहो के जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने कहा कि ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये जिनकी संपत्ति है उनके लिए एक तरीके से खतरा हो जाएगा। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ये बातचीत में हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना टोकनाइजेशन को डिस्कस किया जाए। अगर नंदन नीलेकणी कह रहे हैं और वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो ज़रूर इस बात में कुछ दम होगा। तो ये किस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चीज़ हो सकती है, भविष्य हो सकता है, क्या काम अभी भारत में इसके ऊपर हो रहा है, क्यों इसका विरोध भी आ गया जैसे ही बात हुई, ये सारी बातें आज करेंगे। तो रियल एस्टेट पे जिसका भी इंटरेस्ट है भाई, उसके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, मेरे साथ स्टूडियो में तो मौजूद है गुलाम जिया साहब, जो कि सीनियर ईडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के। सर पुनः एक बार आपका स्वागत। और साथ में जुड़ रहे हैं अविनाश राव, को फाउंडर है ऑल DRX के, एक ऐसी कंपनी जो टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट में काम करती है। तो अविनाश बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम इसी बात से करते हैं कि जो नंदन जी ने कहा वो क्या है, उसका मायने, उसका मतलब, और धीरे धीरे पहले तो इस टोकनाइजेशन को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंस अविनाश आप इस क्षेत्र में काम ही कर रहे हैं, तो आप हमें पहले तो ये बताइए कि जब कोई ये कहता है कि टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट या लैंड एसेट, इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर हम बात करते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो कितना पर्सपेक्टिव में है। इसके बहुत सारे मायने। सबसे बड़ी बात यह है जो नंदन नीलकेनी जी ने कही है। इट्स लाइक इंग्लिश में बोलते हैं ना, म्यूजिक टू द ईयर्स। सो हमारे लिए तो वो म्यूजिक टू द ईयर्स है, सिंपली बिकॉज अगर आप कोई भी चीज जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, आप रियल एस्टेट ले लें, यॉट ले लें, या आर्ट ले लें, या वाइन ले लें, कोई भी चीज ऑफ एनी वैल्यू, अगर उसको टोकनाइज करके मोनेटाइज करते हैं तो उसकी ओनरशिप डेमोक्रेटाइज हो जाती है। जो लोग आज तक एक घर खरीदना चाहते थे बॉम्बे में, लेकिन उन्होंने घर कभी खरीदा नहीं, क्योंकि बॉम्बे दूर है, वो बॉम्बे में रहते नहीं है, वो कहीं और रहते हैं, उनको एक्सेस नहीं है। लेकिन उनको मुंबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से कर सकते हैं, जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो, एक डिजिटल टोकन आप खरीद सकते हैं। मरीन ड्राइव का डिजिटल टोकन, मरीन ड्राइव का डिजिटल टोकन 1 लाख रुपए का आ सकता है, 1.5 लाख रुपए का आ सकता है। बट आपके पास मुंबई जैसे शहर में इन्वेस्ट करने के लिए आज अगर 1 लाख रुपए है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको टोकनाइज करते हैं या इसको डेमोक्रेटाइज करते हैं तो आप 1 स्क्वायर फुट मुंबई में खरीद सकते हैं। इट्स अनबिलीवेबल कि अगर 1 लाख रुपीज में यू कैन ओन अ पीस ऑफ मुंबई। सो ये इसके मायने बहुत बहुत बढ़ चढ़ के हैं, क्योंकि जब जब आप ओनरशिप डेमोक्रेटाइज करते हैं और जब जब आप इसको एक्सेसिबल बना देते हैं। जी। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है आप इसको फ्रैक्शनली लोगों तक पहुंचाते हैं, और एक्सेसिबल का मतलब है ये डिजिटली अवेलेबल है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिजिटली अवेलेबल हो जाते हैं, उसका उसकी ईज और उसका एक्सेस बढ़ जाता है। तो इसके मायने बहुत बहुत बढ़कर है। आप सोचिए, टोकनाइजेशन का जो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का जो मार्केट प्लेस है वो 2033 तक
कम से कम $40 ट्रिलियन का होने वाला है, $40 ट्रिलियन। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट प्ले। ठीक है, यहीं पे नंदन साहब कह रहे हैं कि इंडिया में जो लैंड अवेलेबल है उसकी वैल्यू अगर आप करेंगे तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होगी। गुलाम साहब, आपके पर्सपेक्टिव में नंदन साहब ये क्यों कह रहे हैं, इस वक्त में ये बात उन्होंने क्यों कही, क्या जरूरत उन्हें महसूस हुई, और जो कह रहे हैं उसके मायने आपके लिहाज से क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने का। हमेशा बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ इस किस्म की बातों में इन्वॉल्व होके, क्योंकि एक सब्जेक्ट रियल एस्टेट लोगों के लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस सब्जेक्ट है, और अगर हम कुछ मदद कर पाएँ उनको समझने में, बड़ी खुशी की बात। तो अब हम चूंकि टोकनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे जो मुद्दा है वो नंदन जी ने उठाया है, उनका मुद्दा बहुत सही है, उनका आइडिया जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो एसेट क्लास उन्होंने चुना वो शायद थोड़ा साफ नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेनेबल नहीं है। जैसे अभी अविनाश भी जो बता रहे थे, उन्होंने जो फोकस किया है, उन्होंने मकानों की बात की या आर्ट की या जो इस किस्म की चीज़ों की बात की है, ये सारी चीज़ें अपने आप में, ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स अपने आप में मचॉर्ड हैं, और काफ़ी उनके इर्द गिर्द एक माहौल ऐसा है जिसके कारण आप उसमें निवेश करने में कामयाबी पा सकते हो। जहाँ तक सवाल आता है लैंड का, और ख़ास तौर से भारतवर्ष में लैंड का सवाल जो है, वो अपने आप में बहुत ही पेचीदा मसला है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, एक रियल एस्टेट डेवलपर को रियल एस्टेट डेवलपर बनने के लिए जो एसिड टेस्ट हम जिसे कहते हैं या टाइट रोप वॉक जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले लैंड समझना उसके लिए आवश्यक है, और उस लैंड को समझने के बाद उसको ट्रांजैक्ट करना उतना ही दोभर, उतना ही मुश्किल है। तो हर वो शख्स जो लैंड के इन्वेस्टमेंट में कामयाब हो सकता है, वो अपने आप में एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर बनने की सारी क्षमता रखता है। तो लैंड का सबसे बड़ा मसला यही है कि भारतवर्ष में पहली चीज़ तो एक जो ग्लोबली एक चीज़ देखी जाती है अच्छी इकोनॉमीज़ में, लैंड इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, वो अब तक नहीं है। लैंड डिजिटाइजेशन का काफ़ी हद तक काम चल रहा है, लेकिन अब भी हम उस मकाम तक नहीं पहुँचे कि जब हम कहें कि हम वी हैव अराइव्ड। तो लैंड अपने आप में एक बहुत पेचीदा मसला है, और उसमें टोकनाइजेशन को लाना मुझे नहीं लगता कि हम इस वक्त तैयार हैं। दरअसल टोकनाइजेशन अपने आप में एक नई चीज़ है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ जिसपे हम आएंगे आगे कि इसमें अड़चने क्या है, लेकिन वो जो मूल बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन लैंड का पोटेंशियल इतना है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अब वो कह रहे हैं कि इसको टोकनाइजेशन के जरिए हम रियलाइज करेंगे। आपकी बात ये सही है कि भाई आप वो करेंगे तो उस तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो उसकी सीढ़ी है, अभी तो उसका आपने पहला दूसरा पायदान ही नहीं बनाया। तो मेरा बस कहने का मतलब महज इतना है कि टोकनाइजेशन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए एक नया प्लेटफॉर्म खुलेगा, लेकिन लैंड अभी तैयार नहीं। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लेते हैं, और शायद इसीलिए इसका थोड़ा सा जिसे कहते हैं इस पे संशय के सवाल भी आ रहे हैं, बादल भी हैं। नाउ अविनाश, थोड़ा एक एक करके चलते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे होंगे कि आप दोनों एक्सपर्ट हैं, और मैंने भी पढ़ लिख लिया इसके बारे में, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो पहली बार इस शो से ही समझेगा या जानेगा कि टोकनाइजेशन ऑफ लैंड, सबसे पहले टोकनाइजेशन को ही थोड़ा सा बताएं। देखिए, ब्लॉकचेन बहुत सारे लोगों ने सुना है, टोकनाइजेशन में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा जब आप कह रहे हैं कि मैं लैंड का या रियल एस्टेट का, किसी भी प्रॉपर्टी का टोकनाइजेशन कर दूंगा, क्या कर रहे होंगे आप? सर विपिन जी, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 1000 स्क्वायर फुट का लैंड ले लीजिए। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम लेजर लिखते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली आज के डेट में अगर आपको पेपर में जो भी मिलता है वो ब्लॉकचेन में लिखा जाता है। और ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 99.109 जितनी सिक्योर है। ऐसी टेक्नोलॉजीज कम होती हैं, और ब्लॉकचेन का मतलब, ब्लॉकचेन पे अपने रिकॉर्ड्स को लिखने का मतलब यही होता है कि कल के डेट में ये किसी भी तरह से इसको करप्ट नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह से इससे टैंपर नहीं किया जाता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन पे जब भी आप रिकॉर्ड्स लिखते हैं वो दे लास्ट अ लाइफ टाइम। उसका मेजर इंपॉर्टेंस ये है। टोकनाइजेशन का जो जहां तक मामला आता है, तो आपको सिंपली एक सिंपल चीज देखिए। 1000 स्क्वायर फुट का लैंड है, आप कहीं भी देख लीजिए, बैंगलोर में देख लीजिए, मुंबई में, पुणे में, कहीं भी देख लीजिए, ये 1000 स्क्वायर फुट का लैंड। ठीक है, मुंबई छोड़ दीजिए, मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बैंगलोर में कहीं भी एयरपोर्ट के पास
6-7 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट का लैंड मिलता है। तो इसका मतलब ये 60-70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके ऊपर हो गया रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। आज के डेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 60-70 लाख रुपए चाहिए। लेकिन आप ना तो बैंगलोर में रहते हो, ना बैंगलोर के वासी हो, लेकिन आपको बैंगलोर रियल एस्टेट, आपको मालूम है कि ये ग्रो होगा, इसमें पोटेंशियल है, तो क्या मैं इसमें 1 स्क्वायर फुट इन्वेस्ट कर सकता हूँ? या इसका एक टुकड़ा, टोकनाइजेशन कुछ भी नहीं है, बट एक टुकड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम कर सकते हैं किसी भी एसेट क्लास में, स्पेशली रियल एस्टेट में। आप सोचिए रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। रियल एस्टेट एक्सपेंसिव है, खरीदते समय थोड़ी आसानी होती है, बेचते समय बहुत बहुत कष्ट होते हैं। और उसके अलावा अगर आप उस लोकेशन में नहीं है तो आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। पर आज थ्रू डिजिटाइजेशन, थ्रू टोकनाइजेशन, आप कहीं पटना में बैठे हैं और आपको बैंगलोर में इन्वेस्ट करना है, और आपको मालूम है कि लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन जैसे ही 60-70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, आप हिचकिचाएंगे, आप बोलेंगे कि मैं क्यों करूं। परंतु अगर वही इन्वेस्टमेंट अगर आप 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और आप बैंगलोर के रियल एस्टेट बूम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। और वो भी आपको पटना से बैंगलोर आने की जरूरत नहीं है। आप विद इन 4 क्लिक्स, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर आप लोकेशन देखेंगे, अपना आधार वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, अपना वॉलेट खोल के इमीडिएटली अपना बैंक अकाउंट लिंक करके आप वो 1 स्क्वायर फुट खरीद सकते हैं। सो सडनली जो चीज आपके यहाँ एक्सेसिबल थी ही नहीं, वो आज एक्सेसिबल हो गई है। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने अगर नंदन नीलकेनी जी का प्रेजेंटेशन देखा होगा तो उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। एक तो यूपीआई का एग्जाम्पल था। यूपीआई और टोकनाइजेशन में काफी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि यूपीआई ने ये कर दिया कि सडनली कैश ट्रांजैक्शंस की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगे। जैसी कोई भी चीज डिजिटाइज होती है उसका एक्सेस बढ़ जाता है। एक्सेस बढ़ने का मतलब है रियल एस्टेट हाइपर लोकल एसेट क्लास है, लेकिन आज वो हाइपर लोकल रही नहीं, क्योंकि डिजिटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डिजिटली इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपको जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो हर एक उस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है जो अर्स्टवाइल नहीं कर पाती थी। आई मीन इन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं, आप देखिए ना। पॉइंट समझ में आई आपकी थोड़ी सी बात। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। गुलाम साहब आपके पास आता हूं। ऑलमोस्ट मुझे लगा कि रीट्स जैसी चीज है जो आपने कमर्शियल रियल एस्टेट में शुरू की, कि एक बड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट है जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपने उसके रीट्स ले आए। रीट्स का मतलब है कि कोई ऐसी चीज या बॉन्ड या शेयर जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। लगभग क्या वही बात कर रहे हैं अविनाश? बस यहाँ है कि वो रीट्स का जो भी एक शेयर होता है उसकी जगह यहाँ एक टोकन है, लगभग वैसी चीज है। बिल्कुल वही कहा, सही कहा आपने। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि दोनों में एक किस्म का अंतर तो ज़रूर है कि रीट के लिए फिर भी आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और वो सारा जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही आप खरीद या बेचोगे। सो वो एक्चुअली एक शेयर या एक शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन की तरह है। लेकिन जो अविनाश जी जो बता रहे हैं, या टोकनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में, जैसे उन्होंने कहा, एक ऐप के थ्रू आप कर सकते हो, एक अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गया है, उस पर आप कर सकते हो। तो ये और ज़्यादा सुविधाजनक है, ये और ज़्यादा आसान है। अगर मैं छोटा सा वाहियात सा एग्जाम्पल लूँ तो आप जैसे मकानों में बैठ के ड्रीम 11 बना रहे हो और उस पर सट्टा लगा रहे हो, ये सट्टा नहीं है, ये एक बेहतरीन साइंस है, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन वगैरह सब कुछ आ रहा है और इसमें आपको एक रियल एसेट की बात हो रही है। लेकिन आसानी वही है जो आप शायद ड्रीम 11 पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो आसानी वो है और इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट का कर रहे हो, कि इन दोनों चीज़ों का ओवरलैप होना, इनको आपस में इकट्ठे करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इनकलाब है जो मेरे विचार में आगे चल के इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए एक बहुत नया अच्छा रास्ता खोल सकता है। तो जितना मैं समझ गया आप दोनों की बातों से कि एक लैंड पार्सल है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक प्लॉट है, उस प्लॉट को आपने टोकन में कन्वर्ट कर दिया। वो टोकन कितने भी हो सकते हैं, मतलब वो एक प्लॉट के 1000 टोकन बना दीजिए या 10 टोकन बना दीजिए, उसकी एक वैल्यू होगी। अब पहले मैं पूरा प्लॉट खरीदता 60-70 लाख में पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर मुझे 1 लाख में उसका एक टोकन मिल रहा है तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, पूरे प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, मेरे उस एक टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? बिल्कुल जेंटलमैन, बिल्कुल। चलिए, बढ़िया बात है। अब मुझे अविनाश ये समझाइए कि फॉर एग्जाम्पल अभी आज की तारीख में आपकी कंपनी भी ऑलमोस्ट यही काम करती है, अभी आप क्या चीज करते हैं? क्या नंदन तो बात कर रहे हैं लैंड की, अभी हम लैंड को और विस्तार से जाएंगे क्योंकि उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, जैसे जिया साहब भी बता रहे थे। लेकिन अभी की तारीख में मैं समझूं कि मैं बैठा हूं मुंबई में और आपसे बेंगलुरु से बात कर रहा हूं और मुझे लगा कि भाई मैं ऐसी कोई चीज करना चाहता हूं, आज मेरे लिए इंडिया में ऐसी क्या चीज अवेलेबल है? आज अगर आप हमारी ऐप है, अगर आप हमारी ऐप पे आते हैं तो आपको
8 डिफरेंट सिटीज के टोकन्स मिल सकते हैं, प्लॉटेड लैंड, हॉलिडे होम या रेंटल हाउसिंग, जो भी। आप विनीत जी ये बात समझिए कि आज के डेट में रियल एस्टेट, इंडिया में रियल एस्टेट खाली 6-7 सिटी का प्ले है। मीनिंग ये 6-7 सिटी में कम से कम 3-3.5 लाख घर बिकते हैं हर साल। वैसे प्ले में अगर, लेकिन इन्वेस्टर्स दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि आपके डीमैट अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं हमारी कंट्री में। 18 करोड़ लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो आज के डेट में सब रियल एस्टेट में वैसे उसी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको वेरियस सिटीज के ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें प्लॉटेड लैंड मिलेगा, रेंटल हाउसिंग मिलेगा, उसमें आपको हॉलिडे होम्स के ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ थोड़ा अविनाश, तो ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, चाहे प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेंगे, रेंटल हाउसिंग या अलग से कोई प्रॉपर्टी, वो सब टोकनाइज हो चुकी हैं? यस, वो सब हो, हाँ करेक्ट, वो सब। तो हम ये माने कि इंडिया में टोकनाइजेशन की शुरुआत हो गई? जी हाँ, टोकनाइजेशन की शुरुआत हो गई है। ओनली डिफरेंस जो हम कर रहे हैं और जो नंदन नीलकनी जी कह रहे हैं, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नंदन नीलकनी जी ये कह रहे हैं कि इंडिया में इतने सारे लैंड एसेट्स हैं और इतने मीनिंग आप अर्बन इंडिया छोड़ दीजिए, बट वर्चुअली एवरीबडी ओन सम लैंड इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि वो जो लैंड ओन करते हैं उसको वो मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। अगर आप टोकनाइज कर देते हैं लैंड को, कल के डेट में आप गाजियाबाद का लैंड गाजियाबाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इफ यू लाइक लैंड पार्सल इन गाजियाबाद। और सेम थिंग अगर कोई और सिटी में, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो डिजिटली अवेलेबल होगा। जहां तक हमारी बात है, हम तो प्राइम रियल एस्टेट को ही टोकनाइज करते हैं। मीनिंग ये जो लैंड हो ऑलरेडी डेवलप्ड लैंड है, ये किसी डेवलपर ने ऑलरेडी डेवलप करके इसको रेडी कर दिया है, सो ये रेडी लैंड का इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज मतलब ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। सो जिया जो बात बोल रहे थे वो ये थी कि जो रॉ लैंड है उसको टोकनाइज करना, वो नंदन नीलकनी जी ने भी वही बोला कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें कठिनाइयां अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हम आते हैं, क्योंकि जो वेम्बू साहब का भी जो विरोधाभास उस पे आया है वो उसी की निटिग्रिटी पे आया है। लेकिन क्योंकि अभी तो हम टोकनाइजेशन को ही समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो बैठे हैं देख रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है, हम क्यों ये बात कर रहे हैं, उनके काम का इसमें क्या है। ये सब तो एक बात तो समझ में आ गई कि अविनाश ने एक ऐप बना दिया, अब आपने जाके उस पर एक टोकन टाइप में इन्वेस्टमेंट कर दी किसी रियल एस्टेट एसेट में। जैसे वो कह रहे हैं लैंड भी अवेलेबल है, हॉलिडे होम्स भी हैं, कुछ और भी एसेट्स हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। अब मेरे मन में दूसरा सवाल ये आता है कि रीट्स हुई या शेयर हुआ, लगभग वैसी चीज़ें जो हम कंपेयर कर रहे थे, वो तो मैं जब खरीदता हूँ तो उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना है, एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर एक रेगुलेटर बैठा हुआ है, सेबी, मतलब एक बहुत ही सिक्योर पूरी प्रोसेस है। लेकिन अभी जब तो आज बहुत सारे लोग तो इसे पहली बार ही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी कर रही है देश के अंदर, सिक्योरिटी क्या, इसका बैकअप क्या, मतलब मेरे पास वो मन में एक सिक्योर सेंस कैसे आएगा कि अगर मैंने कुछ ऐसी चीज खरीदी तो वो सुरक्षित ही है, उसका कोई रेगुलेटर तो है नहीं इस समय देश में। इसका थोड़ा सा पीछे जाके हम आज अभी 5 मिनट पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी उसमें अविनाश जी ने भी ये मुद्दा उठाया कि लैंड अगर ख़रीदी जाए तो किस किस्म की लैंड ख़रीदी जाए। तो यहाँ पर मसला आता है फॉर एग्ज़ाम्पल अविनाश जी के एक्सपर्टीज़ पर कि उन्होंने जहाँ जहाँ निवेश किया है उनके ऐप पर जो प्रॉपर्टीज़ इस समय दस्तयाब हैं, चाहे वो हॉलिडे होम हो, चाहे वो रेंटल हाउसिंग हो या और कुछ हो, उसमें उन्होंने कितना रिसर्च किया है, वो कितनी कॉम्पिटेंसी रखते हैं इस किस्म के एसेट को ऑन बोर्ड करने के लिए, अपने ऐप पर लाने के लिए, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का अभी इस समय तो केवल अविनाश जी ही की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम में भारतवर्ष में पहला कदम जो उठाया गया है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपांड होता है उसमें इस किस्म के और बहुत से लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे और उनमें से हर शख्स अविनाश जी जितना सच्चा और इंटीग्रिटी वाला हो ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे परिस्थिति में फिर आपको रेगुलेटर्स वगैरह की हर चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। जैसा हमने खुद सेबी का जन्म हुआ था आज से कुछ 20-25 साल पहले, क्योंकि उससे इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए तब सेबी का वजूद हुआ, उसी प्रकार आज हम इसमें मार्केट में दाखिल हो रहे हैं और अब तक बदकिस्मती से कोई एक किस्म की विचारधारा नहीं बन पाई है, किसी किस्म का पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बन पाया है जो इस किस्म के कारोबार के लिए बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत तो हुई है, लेकिन चाहे वो सेबी हो,
आरबीआई हो, एमसीए हो, इन सबों ने अब तक एक फाइनल रूप नहीं लेता हुआ दिखाया है किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क को, और उसका ना होना अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। मैं शायद ज़ाती तौर पर अविनाश जी को से वाकिफ़ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये इंडस्ट्री एक्सपांड होती है वो सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रेरा की बात कर लें, आपको याद होगा एक वक्त था जब डेवलपर्स रेजिस्ट किया करते थे, उनसे जो कुछ बन पड़ा वो कहते थे हम खुद सेल्फ रेगुलेट करेंगे, वी शुड नॉट बी रेगुलेटेड एट्सेट्रा। अब ये सवाल यहाँ पर भी आगे चल के आएगा, जब कई सारे प्लेयर्स होंगे उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, किस तरह से निवेशक का जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, ये कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। देखिए रिस्क तो हर जगह है, लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड रिस्क हो, ना कि किसी की बेईमानी या किसी इस किस्म के और किसी रिस्क को एक्सपोज किया जाए, उस चीज़ पर फोकस होना अब आवश्यक होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल से आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आरबीआई, सेबी, इन सबको इकट्ठे होकर टोकनाइजेशन के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क, पॉलिसी और रेगुलेटर को इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि अब जो निवेशक हैं उनको कॉन्फिडेंस, उनको यकीन, उनको ये पूरी तरह भरोसा हो कि जो लोग आज ये एसेट्स लेके आ रहे हैं वो काबिल भरोसा हैं, और हमारा जो निवेश, हमारा इन्वेस्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है वो सेफ है। राइट तो अविनाश, मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ने की कोशिश की उसमें पता लगा ये कि अभी देखिए फिलहाल तो कोई रेगुलेशन तो है नहीं, इसको ना कोई सीधे तौर पे इसके लिए कोई कानून बनाए, जो भी कुछ है थोड़ी बहुत डेफिनेशन वो वर्चुअल एसेट की डेफिनेशन है जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आती है बेसिकली। कुछ गाइडलाइंस बनाने की कोशिश हो रही है, थोड़ा बहुत और भी काम है। मसलन मुझे गिफ्ट सिटी का एक एग्जांपल मिला, तेलंगाना में कुछ डिजिटल डिस्ट्रिक्ट का इनिशिएशन लिया गया है। तो अभी अगर हम जो जिया साहब ने कहा कि भाई मुझे एज एन इन्वेस्टर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कितना काम है कानूनी तौर पर अभी इस टोकनाइजेशन वाली पूरे सिस्टम से, इकोसिस्टम से हम कहां खड़े हैं इंडिया के अंदर? बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है उसको रेगुलेट होना चाहिए। आपने सही एग्जांपल दिया, गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी रेगुलेशंस पे काफी हद तक काम हो गया है। लाइक जैसे हमारी कंपनी, हम लोग गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी सैंडबॉक्स में हमारी एंट्री हो चुकी है, हम लोग उधर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ, और जो भी रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन सबको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year इसके रेगुलेशंस भी आने चाहिए। तो अगर आप ग्लोबली देखें, एक कॉन्सेप्ट है रियल वर्ल्ड एसेट्स। जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जैसे कोई भी रियल वर्ल्ड एसेट होगा, जो भी वैल्यू, एनी वैल्यू का रियल वर्ल्ड एसेट, उसका टोकनाइजेशन जो मार्केट प्ले है वो बहुत बहुत बड़ा है। 2033 तक, जैसे मैंने आपको बोला, $40 ट्रिलियन का मार्केट प्ले है। तो वेरियस कंट्रीज में इसके रेगुलेशंस ऑलरेडी फॉर्म होने शुरू हो चुके हैं। सिंगापुर में इसके कंट्री रेगुलेशंस आना शुरू हो गया है, इन यूएस इसका रेगुलेशंस आना शुरू हो गया है, वेरियस यूरोपियन कंट्रीज में रेगुलेशंस आने शुरू हो गए। इंडिया में गिफ्ट सिटी ने इस पे बहुत पहल करी है, और काफी हद तक, जहां तक हमारी जानकारी है, द प्रोग्रेस हैज बीन वेरी 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 गुड एंड वेरी वेरी फास्ट। सो होपफुली रेगुलेशंस आर नॉट वेरी फार अवे, मतलब रेगुलेशंस शुड बी राउंड द कॉर्नर, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिकॉग्निशन है, आप आरबीआई के जो एक्स चेयरमैन थे, अगर उनकी बातें सुनेंगे तो उन्होंने तो क्लियरली बोला था हर बॉन्ड को टोकनाइज करना चाहिए, एवरी बॉन्ड कैन बी टोकनाइज। तो ऐसे जितने भी रेगुलेटर्स हैं कंट्री में, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि टोकनाइजेशन इज द रियलिटी। अभी हाउ दैट गेट्स इनटू वन फ्रेमवर्क, वो उस पे काम चल रहा है। सो करंट सिचुएशन वैसा है। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है, और जैसा अविनाश बता रहे हैं कि शायद ये बहुत जल्दी आपको इस पर रेगुलेशन और तमाम चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। जी साहब, अगर थोड़ा जिक्र अविनाश ने भी किया, लेकिन मैं आपसे पूछूं आपकी एक्सपर्टीज से, वर्ल्ड वाइड अभी टोकनाइजेशन और ये सब चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है? क्या वाकई में नंदन जी जिस बात कर रहे हैं, जिस पोटेंशियल की, ज़मीन अभी एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी, टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन, इससे बहुत बड़े काम हो रहे हैं, और वहाँ का जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट है उसका फ़ायदा उठा पा रहा है? बदकिस्मती से ये अब तक एक नवमौलूद बच्चा, एक न्यू बॉर्न किड की तरह है। ओके। और जो कुछ भी अविनाश जी भी बता रहे थे कि हर जगह शुरुआत हो रही है। ओके। ये मार्क करें, इन अल्फाज पर गौर करें कि हर जगह, और जाहिर सी बात है कई सारे केसेस हैं, जिस प्रकार अविनाश जी की टीम काम कर रही है, वैसे अमेरिकाज़ में भी, यूएसए में है, जर्मनी में है, कई सारे ऐसे केसेस हैं जो इंडिविजुअली जिन्होंने शुरुआत की है। लेकिन ये एक ऐसा एस्टैब्लिश्ड एसेट क्लास अभी भी नहीं है,
और कहीं पर भी रेगुलेशन का, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम वंस अगेन रेरा का एग्जांपल लें, जब हमने 8 साल पहले रेरा को भारतवर्ष पे आया है रेरा, उससे पहले हमने कई दूसरे मुल्कों में रेरा का मुकम्मल तौर पे और कामयाबी से होता हुआ प्रयोग देखा और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। बदकिस्मती से टोकनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें तकरीबन सब लोग नए हैं, हर कोई, हम सारे लोग इसमें स्ट्रेंजर्स हैं, हम इसमें दाखिल हो रहे हैं, हमारे पहले के चंद कदम हैं और यही एक मसला है कि और ये शायद हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि भारतवर्ष का जो टोकनाइजेशन का सिस्टम तैयार हो, रेगुलेशन तैयार हो सकता है वो सारे दुनिया वाले उसे कॉपी करें। तो ये पहला कदम उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं निवेशक के मन में ये ज़रूर शक जागेगा कि भाई अगर ये कोई बहुत ही एस्टैब्लिश तरीक़ा नहीं है तो इसमें किस हद तक के भरोसा किया जा सकता है। और चूंकि चलिए ठीक है, टोकनाइजेशन ये छोटे अमाउंट्स के हैं तो बहुत बड़ा आई वुड से एक्सपोजर नहीं होगा निवेशक का, तो धीमे धीमे सब सीखेंगे, जैसे अमेरिका सीख रहा है, सिंगापुर सीख रहा है, जर्मनी सीख रहा है, हम भी सीखेंगे। लेकिन हो सकता है हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हम ऐसा कोई एक सिस्टम तैयार कर जाएं जो दुनिया इस्तेमाल करे। अविनाश, जस्ट टेल मी, अभी तो जैसे आप काम कर रहे हैं, क्या और भी कोई है हिंदुस्तान में आपकी तरह जो अभी फिलहाल इस पे काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो? रियल एस्टेट में जहां तक मेरी जानकारी है शायद कम ही होंगे, मतलब बट दूसरे एस्पेक्ट्स में आप देखिए, फॉर एग्जांपल आज आप एक लग्जरी कार आप लग्जरी कार को टोकनाइज करा जा रहा है इंडिया में, वेयर आप उसके 1/8 ओनर बन सकते हैं लग्जरी कार के लिए। 45 दिन के लिए आप लग्जरी कार यूज कर सकते हैं और आपको लग्जरी कार का एक फ्रैक्शनल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। सो ऐसे वेरियस आर्ट का टोकनाइजेशन हो रहा है। सो टोकनाइजेशन एक रियलिटी है, मीनिंग जो भी चीज वैल्यू की है उसका टोकनाइजेशन होगा। नाउ जैसे जिया बोल रहे थे कि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, सो ये बेबी स्टेप्स एंड दीज इनिशियल स्टेप्स विल डिफाइन कि ये कहां तक जाएगा, इन द सेंस कि इधर गलतियां नहीं होनी चाहिए, इधर जो हम लोग करेंगे वो सही से करना चाहिए। सो ऑल दिस विल डिफाइन हाउ द फ्यूचर विल लुक। तो ऐसे काफी लोग हैं जो कर रहे हैं टोकनाइजेशन, ऐसे काफी लोग हैं जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो देयर इज इट्स अ वेरी वेरी वाइड स्पेस। ब्लॉकचेन की बात करें तो क्योंकि राइट ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, मुझे क्योंकि वो भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर ही चलती है पूरी की पूरी, हालांकि उसको लेकर एक अलग तरीके का विवाद या बहस उस पर होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो टर्म में भूल गया। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी कोई फोटो, किसी ने अपनी कोई हर चीज का एक व्हाट इज दैट टर्म अविनाश, क्या निकाल दिया था? मैं बताता हूँ आपको उसका एक, इट्स जहां पर आप अपनी कोई भी एसेट को डाल दीजिए, उसके टोकन कन्वर्ट्स करा लीजिए और फिर वो लोग उसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर आपकी एसेट, चाहे वो छोटी सी पेंटिंग हो चाहे छोटी सी पेंटिंग होगा। रिसेंटली तो एक सॉरी आप अमिताभ बच्चन जी का नाम ले लिया इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल नहीं दूंगा, बट लेकिन दुबई में एक चिंपांजी का भी करा था उन्होंने, वेयर दे हैड कंप्लीटली उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया था। एक बच्ची वो स्क्यूड आई जहां पर वो आइसक्रीम खा रही है, उसको वो फोटो बहुत चल निकला। तो मतलब ऐसी चीजें दुनिया में बहुत सारी हो चली, तो खैर मैं मानूंगा वो एक अलग चीज हो जाती है उसमें, कि मैं गंभीरता में कम मानूंगा, स्पेकुलेशन ज्यादा है कि बस एक फोटो है लेकिन आपने वो डाल दी, उसके इतने बिलियन व्यूज आ गए, उसमें लोग खरीद रहे हैं, उसका आगा पीछा कुछ नहीं। और इसीलिए आई थिंक बहुत बार क्रिप्टो करेंसी पर इसलिए सवाल उठ जाता है क्योंकि उसमें अंडरलाइंग एसेट नहीं है। लेकिन यहां जब हम टोकनाइजेशन की बात करें गुलाम साहब, यहां तो एक प्रॉपर अंडरलाइंग एसेट है, कोई जमीन है, कोई रियल एस्टेट है, जैसे हम कह रहे हैं रियल एस्टेट, तो यहां पर ब्लॉकचेन या टोकनाइजेशन सही अर्थों में, मतलब जिसे कहेंगे कि यहां किसी गड़बड़ी की या स्पेकुलेशन की आशंका उतनी नहीं है। नहीं देखिए, अगर वर्ड आपने इस्तेमाल किया स्पेकुलेशन, हाँ, आप हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं रियल एस्टेट स्पेकुलेशन पे चलता है। नहीं, यहाँ मकानों की वैल्यू खरीद ऊपर नीचे होती है, वो स्पेकुलेशन का यहाँ पर जोहो वाले जो वेबू साहब है उनका भी यही कहना है थोड़ा थोड़ा कि आप जब बहुत ज्यादा लिक्विड बना देंगे किसी भी एसेट को तो उसमें स्पेकुलेटर घुस जाएंगे या उसमें कुछ ही लोग जाके अपना कब्जा जमा लेंगे, तो उन्होंने तो डर दिखाया। लेकिन यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था, एक है कि बस आपकी आज एक फोटो खींच लूं मैं कि गुलाम साहब को आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा और डाल दूं और उस पर ही टोकन बनते रहे, उनकी खरीद बिक्री होती रहे, तो वो एक अलग चीज हो गई। और एक है कि हाँ भाई एक वैल्यू है, लैंड है, घर है, मकान है, कोई भी चीज है, ज्वेलरी हो गई, तो
तो वहां मुझे समझ में आता है। मैं इन दोनों के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही। इसमें रियल एस्टेट, जाहिर सी बात, उससे रियल एस्टेट कहा इसलिए जाता है कि वो एक रियल एसेट है, और अगर किसी भी चीज़, चाहे आप उसके ऊपर आप सिक्योरिटीज़, लोन या कुछ भी कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ एसेट माना जाता है। एक तरफ हम गोल्ड को मानते हैं, दूसरी तरफ रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है उमूमन इसके दामों में गिरावट उतनी नहीं आती। 5-8% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके अलावा गिरावट नहीं आती, इसीलिए इसे रियल एस्टेट कहते हैं। और वही चीज़ अगर आप कंपेयर करें, जो आपने दूसरे जो एसेट क्लासेस की बात करी, उससे जो बहुत ही अलहदा करता है रियल एस्टेट को, वो ये है कि अंडरलाइंग एसेट बहुत स्ट्रांग है। अगर अगले 2 साल इसकी वैल्यू नहीं मिले, शायद डाउनटर्न का पैच आपके सामने हो, तो 3 साल बाद तो बिल्कुल होना है। हमारे यहाँ ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो अटके हुए मकान, अगर हम एक बड़े मुद्दे की बात करें, जो कई सारे मकान डेवलपर्स मुकम्मल नहीं कर पाए थे पिछले 6-7 साल में, पिछले 3 साल में मुकम्मल कर गए, क्योंकि सडनली रियल एस्टेट का साइकिल ऊपर आया। हर वो प्रोजेक्ट जो पहले अनफीजिबल था, फीजिबल होता दिखाई दिया। तो ये जो चीज़ रियल एस्टेट में यूनिक है कि एसेट तो आपका स्ट्रांग है। आप क्रिप्टो की बात करें, थोड़ा सा मेरा एक जो अविनाश जी बता रहे थे, वो लग्जरी व्हीकल्स एट्सेट्रा, उसमें अंतर ये फ्रैक्शनल ओनरशिप विज़ावी एन एसेट जिसको आप ओन नहीं कर रहे। जो मकान या जो कुछ भी चीज़ें आज अविनाश के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये शायद आप जिंदगी में कभी ना देखो, लेकिन आप उसमें निवेश कर रहे हो। उसके बनिस्बत जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, जिसमें आपको साल में 10 दिन इस्तेमाल करने की परमिशन दी जा रही है, जो आप, अगर मेरे पास है, मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन वो इस्तेमाल है। यहाँ पर इस्तेमाल से इसको बिल्कुल विविध अलग कर दिया गया है। इस्तेमाल अलहदा है और निवेश अलहदा है। इस चीज़ पर एक और चीज़ हम उम्मन कहा करते हैं, जो मुंबई वाले इसको बेहतर तौर पर समझते हैं, मुंबई में शायद निवेश की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी स्लम्स में है। आपने कोई झोपड़ी खरीद ली तो आप देख सकते हो, आपने 60-70 हज़ार में खरीदी, हो सकता है 4-5 करोड़ में बिक जाए, लेकिन वो इतना नाजुक एसेट है कि उसमें हर कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो अगर कोई शख्स ऐसा आए जो स्लम रीडेवलपमेंट को टोकनाइज करे, और उसमें आपको कन्विक्शन हो कि यहाँ पे मसला नहीं है, क्योंकि कोई शख्स है जो इसे बेहतरीन तौर पे सुलझा सकता है, तो ये जो अंडरलाइंग एसेट है, बिल्कुल हमारी जो डिस्कशन हो रही है बहुत ही उम्दा है कि अंडरलाइंग एसेट जितना रियल एस्टेट है, उतना शायद आपको उतना स्ट्रॉन्ग एसेट और कोई ना मिले। इस बीच आई थिंक अविनाश ने कुछ गूगल किया है, कुछ चीजें सर्च की हैं जो हमें बताना चाह रहे हैं। राइट, वो टर्म उन्हें मिल गई। एनएफटी, आप राइट, एनएफटी, यस। तो हर कोई एनएफटी बना रहा था, बीच में ट्रेंड इतना ज्यादा हो गया था कि हर सेलिब्रिटी, इवन कॉमन पीपल, जहां देखो वहां एनएफटी की। अभी थोड़ी बातचीत कम हो गई है। विनीत जी, आप जो आपने क्रिप्टो की बात करी ना, क्रिप्टो और रियल वर्ल्ड एसेट में फर्क है। क्रिप्टो का प्रॉब्लम, और क्रिप्टो को क्यों गवर्नमेंट्स एक शंका की नजर से इसलिए देखते हैं क्योंकि क्रिप्टो इज कंपीटिंग विद सॉवरेन, मतलब क्रिप्टो एक करेंसी हो गई है। रियल वर्ल्ड एसेट इज नॉट करेंसी। रियल वर्ल्ड एसेट में आप आके एक रियल वर्ल्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आप अर्स्टवाइल इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, और वो एसेट में जो आपने इन्वेस्ट करा है वो आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि मैं, जैसे आप एक शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं वैसे आप एक सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, और उसकी जितनी भी कैश फ्लोज है, रेवेन्यू जनरेटेड है, वो राइट्स आपके पास हैं, इसलिए आपको उससे कुछ फायदा मिल सकता है। वेरएस क्रिप्टो में क्या है कि क्रिप्टो, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप आज जाके एक टेस्ला कार खरीद सकते हैं, आप जाके ईमार का अपार्टमेंट खरीद सकते हैं दुबई में। सो दैट इज वेरी डिफरेंट। सो जो कंट्रीज क्रिप्टो अलाउ कर रही हैं, आई मीन अभी आपने तो रिसेंटली सुना ही होगा, देयर इज अ वेरी फेमस डोज कॉइन इन यूएस। सो ये सब वेरियस कॉइन्स हैं जो दे आर कंपीटिंग डायरेक्टली विद द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। नाउ रियल वर्ल्ड एसेट्स वो नहीं करते। रियल वर्ल्ड एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। आप जैसे जिया बता रहे थे कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप मरीन ड्राइव में 1 स्क्वायर फुट ओन कर सकते हैं, बट थ्रू टोकनाइजेशन नाउ यू कैन ओन 1 स्क्वायर फुट ऑफ मरीन ड्राइव। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करने में विज़ावी क्रिप्टो और टोकनाइजेशन, और आई मीन क्रिप्टो और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन बहुत ही अलग है। इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, एक्सेप्ट दोनों ब्लॉकचेन यूज करते हैं, एक्सेप्ट कि ब्लॉकचेन इज सिक्योर, सेफ, इसलिए लोग ब्लॉकचेन यूज करते हैं। ब्लॉकचेन का भी यूसेज इसलिए होता है कि आप अगर बैंगलोर में आपने एक पेपर, आपके पास एक खाता का पेपर है, आपके पास, आपने इतने किस्से सुने होंगे कि खाता पे नाम बदल गया, किसी और का नाम आ गया। ये नॉर्मल स्कैम्स होते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपने इसे ब्लॉकचेन पे लिख दिया
उसके बाद उसको मिटाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब तक उसका ओनरशिप चेंज नहीं होता है तब तक उसको मिटा ही नहीं सकते हो आप। सो इट्स ऑलरेडी देयर इन दैट डिजिटल लॉकर इन अ वे। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जब आप रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करते हैं। तो डिफरेंस यही होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो स्पेक्यूलेशन और उसकी जो इट्स जो उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो टोटली इराटिक होता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स का मूवमेंट इराटिक नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रहेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक रियल वर्ल्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो लाइक्लीहुड यही है कि आपको फायदा ही होगा। हाँ जी, मतलब यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन ये ईज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया जहाँ आप इजीली चीज़ों को ओन कर सकते हैं, छोटे फ्रैक्शन में ओन कर सकते हैं, बीच की काफ़ी सारी कॉस्ट निकल जाएगी। उस लिहाज से वो सारे पॉइंटर्स आपको टीवी पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। कमिंग बैक टू द थिंग जहाँ से हमने शुरुआत की थी, गुलाम साहब, जो नंदन नीलेकणी कह रहे हैं इंडिया की एसेट, लेकिन आपका सही कहना है कि जो मुझे पढ़ लिख के समझ में आया कि ये टोकनाइजेशन करने के पहले आपको आपके सारे लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट चाहिए, डिजिटल फॉर्म में चाहिए, जिस पे शायद अभी हम बहुत दूर है, बहुत कोसों दूर है हिंदुस्तान में जहाँ तक बात है। बिल्कुल सही है। और पहली चीज़ तो ये जो दो मुद्दों का आपने जिक्र किया, उसके बाद अगली चीज़ है कि उस लैंड का, चलिए आपने टाइटल और ओनरशिप की अभी बात कर ली, अब उसके बाद उस लैंड का होना क्या है। लैंड की वैल्यू उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करती है। एक बहुत ही वाहियात सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर हम मरीन ड्राइव की बार बार बात कर रहे हैं, मरीन ड्राइव पे मैं एक प्राइम एसेट खरीदता हूँ और वहाँ पे गन्ने का खेत लगाता हूँ जी, तो ये हो सकता है, कौन रोकेगा मुझे। राइट। तो मकसद कहने का ये है कि लैंड की वैल्यू जो है वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड करती है कि आप उसको किस इस्तेमाल में, किस मसरफ में ला रहे हो। और वो मसरफ कई बार गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो डेवलपमेंट प्लान्स बनाती हैं, CDPRs और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उन पर निर्भर करता है। अगर आप ये समझ लें, मुंबई जैसी जगहों पर, कई जगहों पर 5 FSI, 6 FSI, 8, 9 FSI तक बन जाती है। ऐसी कोई लैंड को आप अगर ऐसी लैंड से कंपेयर करें जहाँ पर मान लें कोई अलीबाग में कोई फार्म लैंड है जहाँ पर आप 0.15 FSI पाते हैं, तो इन दोनों लैंड में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों लीगली उतने ही साफ सुथरे और डिपेंडेबल टाइटल रखते होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूएशन इस पर निर्भर करती है कि उस पर क्या किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला खेल शुरू होता है। हमने माजी में कई बार देखा है, पास में कई बार देखा है कि जहाँ जहाँ कोई चेंज होने वाला हो, कुछ लोग होते हैं जिनको उस होने वाले चेंज का इल्म दूसरों से पहले होता है और उसका डायरेक्ट असर उस लैंड की वैल्यू पे पड़ता है। राइट। अब ये भी समझें कि इस किस्म की कोई लैंड अगर हमारे टोकनाइज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और उसमें करप्शन की पॉसिबिलिटी बरकरार है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तरफ से तो हमने टाइटल की बात करी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे अविनाश जी बता रहे थे कि टोकनाइजेशन ये लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है। तो अगर हमने कोई लैंड, मान लीजिए हमने ले ली टोकन पर, और उसके बाद में उस लैंड की जो वैल्यू बढ़नी थी वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी, क्योंकि कोई स्पेकुलेशन या लोगों ने सिर्फ ऐसी, ये अक्सर जगह देखा गया है कि 3rd एयरपोर्ट फला जगह पे आने वाला है। अब हमारे मैनेजर साहब ने जाके वहाँ पर लैंड खरीद ली, टोकन बना दिया, ये कह के यहाँ पे 3rd एयरपोर्ट आने वाला है, और बाद में पता लगे एयरपोर्ट नहीं आ रहा जी, तो उस टोकन का तो सत्यानाश हो गया। राइट। तो इस किस्म के बहुत से मसाइल हैं जो लैंड से वाबस्ता हैं। अपार्टमेंट जो एक बार बन गया, अब उसमें दो ही चीजें हैं, या तो रेंटेड होगा या नहीं होगा। अगर रेंटेड होगा तो X रिटर्न होगा, रेंटेड नहीं होगा तो Y रिटर्न होगा, सिंपल। लेकिन लैंड के साथ इतने कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हुए हैं कि उन सबको समझना, देखिए आप इसको भी, आप टेक्नोलॉजी और ChatGPT, कई सारी चीज़ें बन रही हैं जिससे शायद आप बेहतर तौर पर समझ सकते हो, लेकिन ये ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो वक्त बताएगा कि लैंड पे क्या क्या होने वाला है। वो नो अमाउंट ऑफ ChatGPT या टेक प्लेटफॉर्म आपको समझा पाएगा कि ये इसकी जो करंटली 2 FSI दिख रही है और सडनली 8 कैसे हो जाती है। वहाँ पे डेवलपर की एक्सपर्टीज आती है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल होगा। लेकिन ये एक लैंड से वाबस्ता जो कॉम्प्लिकेशंस है कई सारे हैं, शायद अगर शुरू करें तो आपको 2 एक प्रोग्राम और करने पड़ेंगे। लेकिन लैंड पर मेरा सबसे ज़्यादा जो नंदन जी का विचार था, उस पर मैं मतभेद रखता हूँ कि लैंड को इस प्लेटफॉर्म पे इस समय लाना, इवन इफ आपने एक रेगुलेटर बिठा दिया, उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, क्योंकि लैंड अपने आप में बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है।
सही बात है, लैंड बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसकी एक लंबी सी हिस्ट्री भी है। अविनाश, इसमें एक और पॉइंट जिसको शायद खुद नंदन जी ने भी उठा दिया था अपनी बातचीत में, वो है कि इंडिया में लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। अब इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य, उनके इतने सारे कानून, तो अभी गुलाम साहब ने तो 10 पेचीदगियां गिनाई और सारी बातें प्रैक्टिकल है। अब उनके कभी कोई सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन सामने जो चीज खड़ी है वो तो ये है कि आप इतने सारी कानूनी पेचीदगियां आपके ऑलरेडी है, एक स्टेट का दूसरा रूल है, दूसरे का अलग रूल है, तो इतना आसान नहीं होगा शायद। नहीं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं जो गुलाम बता रहे हैं कि वो एक ओवरऑल लैंड की पिक्चर देख रहे हैं, जो रॉ लैंड का पिक्चर है। रॉ लैंड को टोकनाइज करना बहुत ही मुश्किल है, पहले आपको उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा। आज के डेट में आपका एक सर्वे नंबर है, उस सर्वे नंबर के अंडर में वो एक सब सर्वे नंबर है, वो रेवेन्यू साइट है, पंचायत साइट है, फार्म लैंड है, ब्लू जोन है, येलो जोन है। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, तो पहले उसे आपको डिजिटाइज करना पड़ेगा लैंड रिकॉर्ड्स को, और टू द टी आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बना के उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। देन फिर उसके बाद उसको कैसे टोकनाइज करना है वो देखना पड़ेगा। सो हैदराबाद में आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन के बिगिनिंग में आपने हैदराबाद का जिक्र करा था, हैदराबाद में इसकी पहल हो चुकी है। वो ब्लॉकचेन पे सारे लैंड रिकॉर्ड्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। सो ये एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर आपके पास डेवलप्ड लैंड है, डेवलप्ड लैंड आज के डेट में डेवलपर जब अपार्टमेंट बनाते हैं तो वो एक डेवलप लैंड को डेवलप करते हैं और उस डेवलप लैंड पे उनको एफएसआई मिलता है। वैसे ही प्लॉटेड डेवलपमेंट इज आल्सो एन एसेट क्लास। ये एसेट क्लास में सेम लॉजिक से एक 10 एकड़ का एक लैंड पार्सल होता है, उसमें आपको 50-55% के प्लॉट्स मिलते हैं। वो प्लॉट्स बना के उसको जैसे रिलीज होते हैं उसको बेचा जाता है, और उसमें पूरा डेवलपमेंट हो गया रहता है। आपके परमिशंस आ जाते हैं, कॉर्पोरेशन का परमिशन आ जाता है, आपका जो जो परमिशंस चाहिए वो सब आ जाते हैं, और उसके ऊपर घर बनते हैं। सो ये जो प्लॉटेड लैंड है ये फुली डेवलप्ड लैंड है। इसमें जो जैसे रिस्क रेगुलर रॉ लैंड में होते हैं, वो लैंड पे वो रिस्क इस लैंड पे नहीं होते। तो इसलिए इसको टोकनाइज करना बहुत ही आसान है। इन द सेंस रॉ लैंड को टोकनाइज करना जितना मुश्किल है उतना ही आसान प्लॉटेड लैंड को टोकनाइज करना है, क्योंकि जैसे नॉर्मल अपार्टमेंट में आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, उसी हिसाब से इधर आपको एक रिलीज सर्टिफिकेट मिलता है। सो आपको मालूम है कि जो जो ये प्लॉट बने हैं, ये इनका टेक्निकल डीडी हो गया है, ड्यू डिलिजेंस हो गया है, इनका टाइटल ड्यू डिलिजेंस हो गया है, बैंक से लोन मिले हुए हैं। सो अल्टीमेटली इधर एक सोसाइटी बनेगी। तो ये सोसाइटी जब बनेगी तब ये लैंड फ्लरिश होगा, बट एक फुली डेवलप्ड लैंड है। ये ऐसा लैंड नहीं है पॉइंट, कि बात समझ में आ गई। हालांकि जो गुलाम साहब का पर्सपेक्टिव था एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उन्होंने वो बात कही, और आपका जो कहना है वो बात सही, वो पिन पॉइंटेड बात है कि जो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो वहां पर क्या चीजें हो रही है। और जो बात थी कि पूरे इंडिया में हर छोटे बड़े लैंड को, ताकि किसानों को फायदा हो जाए, पोटेंशियल अनलॉक हो जाए 3.3 ट्रिलियन, वो उस चीज की बात थी। एक और सवाल मैं आपसे अविनाश यहाँ लेना चाहता हूँ, वो है ये कि ये जो सब कुछ है ये है तो डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म हमेशा एक मतलब साइबर अटैक के खतरे पर रहता है। तो ये जब हम बना रहे थे तो कुछ मेरे साथ के जो लोग हैं उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मतलब ये हमेशा अंडर थ्रेट रहेगा, इसकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? कभी कुछ हुआ तो किसान भी गया, खरीदने वाला भी गया, क्या होगा इसका? नहीं, आई मीन ये रियल वर्ल्ड एसेट है, एसेट तो उधर ही है। मतलब ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये क्रिप्टो से लिंक्ड है। जो क्रिप्टो की प्रॉब्लम्स हैं वो रियल वर्ल्ड एसेट की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि क्रिप्टो में जैसे आपने बताया कि एक एनएफटी है, एक फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसके लिए अगर मेरा क्रिप्टो का पासवर्ड, वॉलेट का पासवर्ड गुम गया, या मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो चला गया मेरे से, मेरा वॉलेट ही खो गया, मेरे पास वो करेंसी नहीं रही। विज़ावी अगर आप जो हम टोकनाइजेशन कर रहे हैं, उधर आपके पास एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, वो ओवरराइट नहीं हो सकता है इजीली। और मोर इंपॉर्टेंटली उधर एक एसेट है, एक रियल एसेट इज अवेलेबल। सो आपको मालूम है कि मैंने ये एसेट में इन्वेस्ट करा हुआ है, ये इस लोकेशन में है, ये इस डेवलपर का एसेट है। सो ये सारे डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। हाँ, सो जो साइबर अटैक्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, वो लार्जली ब्लॉकचेन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली इसमें फ्रॉड होना, जैसे गुलाम बोल रहे थे कि इट इज, अगर कोई इंटेंशनल फ्रॉड है, इंटेंट में अगर नहीं, फ्रॉड वो है अलग बात हो तो जाएगी। समथिंग पर में मैं आपके पॉइंट को पकड़ के दर्शकों को बता दूं कि आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो एक अलग चीज है
वहां पे वो क्रिप्टो करेंसी किसी ने चुरा ली तो क्योंकि एसेट ही वो थी तो दिक्कत हो जाती, लेकिन यहाँ तो एसेट दूसरी है, वो लैंड तो कोई चुरा के ले नहीं गया। तो आप ये समझ लीजिए कि सब आपकी तिजोरी से लैंड के कागज चोरी हो गए, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, मशक्कत करेगी, पर कागज फिर से बन जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, ऐसी ही बात कह रहे हैं ना आप? ठीक है, ठीक है, Absolutely. तो उतना खतरा नहीं है। ठीक है, आपका डिजिटल वॉलेट से शायद आपका टोकन इधर उधर हो गया तो आपको अविनाश जी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अविनाश जी फिर से टोकन क्रिएट कर देंगे क्योंकि लैंड वहां रखी हुई है। एब्सोल्युटली। और उतना आसान भी नहीं है कि किसी के वॉलेट में एंटर करके उनका, मतलब आप वो एक अलग क्या बात है, चोरी क्योंकि अब करोगे? इन दिनों हम इतना कुछ होता हुआ देखते हैं, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में इतनी धोखाधड़ी, इतना कुछ, तो इसलिए लोगों के मन में पहला ख्याल आता है वो। नहीं विनीत जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका जो वॉलेट है आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। मतलब अगर आपने वो टोकन बेचा भी तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा। जहां तक इस फ्रॉड का चेन है, ये बहुत लंबा चेन खींचना पड़ेगा। वो आपको आपके वॉलेट को अटैक होना पड़ेगा, फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इसको करने में बहुत सारी मशक्कत लगेगी। इट्स नॉट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप कह रहे हैं मोटे तौर पे वो सेफ है, उतना भी ज्यादा उसको खतरा नहीं है। नाउ गुलाम साहब, बड़ा सवाल जिसको श्रीधर वेम्बू पे उठा रहे हैं जोहो वाले, उनका कहना है, वो अलग ही बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आई थिंक ये सोशल पॉइंट ज्यादा है रादर देन टेक्नोलॉजिकल। वो कह रहे हैं कि आप हर एसेट को इतना लिक्विडाइज मत कर दीजिए कि मतलब वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए। ज़मीन है वो एक अलग तरीके की चीज़ है, किसानों की ज़मीन बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। अब आपने उसको इतना सिंप्लीफाइड कर दिया इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और इतना सिंप्लीफिकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कि कुछ ही लोग आके उसको खरीद लेंगे। या एक एग्जांपल उन्होंने दिया जितना मुझे मोटा मोटा याद है कि अगर मान लीजिए कि किसी को नशे की आदत है तो वो क्या अपने घर का कुछ हिस्सा टोकन में बेचेगा और उससे नशा कर लेगा। मतलब वो थोड़ा सोशल प्रॉब्लम पर और किसी इकोनॉमिक थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इस कारण वो कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं होगी। इसमें आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, ये दोनों भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो नंदन जी का हो या इनका हो, ये थोड़े से फैंटेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहली चीज़ तो मैं इसे फैंटेसी, पहले ये कह दूं, लिक्विडिटी की अगर बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई शख्स मुझे कह दे कि रियल एस्टेट लिक्विड है। भाई रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा इलिक्विड एसेट है, इसको हम सब जानते हैं। रियल एस्टेट को ख़रीदना बेचना ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक खरीद लिया बेच लिया। तो अगर हम लिक्विडिटी किसी प्रकार इसमें इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें हम लिक्विडिटी को दखल अंदाजी होनी शुरू हो रही है, तो वो जो इलिक्विड नेचर है रियल एस्टेट का, उसमें कुछ तो सहूलत होगी। अब आते हैं दूसरे एंड पर, ये जो एब्सोल्युटली इतना लिक्विड बना दें कि जैसे नोटों की तरह बिकना खरीदना शुरू। आप ये सोचें कि कोई शख्स जो नशा करना चाह रहा है, वो अपने मकान को मान लें टोकनाइज करना चाहता हो, क्या अविनाश जी जाके उसका मकान खरीदेंगे? भाई वहीं पर तो मैनेजर भी है ना, जो रन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो भी तो अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो देखिए, ये दो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके एक फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी बनाई जा सकती है। सब टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जो इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बनाई जा सकती है, लेकिन क्या उसका रियल वर्ल्ड से, रियल एस्टेट से कोई ताल्लुक बन सकता है? मुझे नहीं लगता। राइट, आपकी कोई इस पर टिप्पणी अविनाश? हाँ हाँ, मेरी वेम्बू जी पे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे। ही इज अ ग्रेट मैन। लेकिन आप सोचिए ना, उनका जितना भी जो भी उनकी कंपनी है वो सास कंपनी है। उन्होंने टोकनाइज करके ही अपनी कंपनी बनाई है। आज 750 रुपए में आपको जोहो सीआरएम का लाइसेंस मिल जाता है। वही लाइसेंस अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर खरीदने का सोचेंगे तो बहुत ही महंगा होगा, या डेवलप करने का सोचेंगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन आप जोहो के वेबसाइट पे जाके आज के डेट में एक सीआरएम का पूरा लाइसेंस खरीद सकते हैं, और आपका जितना भी सोशल मीडिया का सीआरएम है वो एक लाइसेंस उसकी देखभाल करता है। तो कॉन्सेप्चुअली तो ये वही है कि आप जो एक एसेट है उसको टोकनाइज कर रहे हैं और एक्सेसिबल बना रहे हैं। और जो वो बात बोल रहे हैं, वो ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है कि वो आज नहीं हो रही है। अगर आपके पास आज घर है और आपको कोई गलत काम करना है तो आपको गिरवी रख के उसके लिए पैसे देने वाले तो लाखों लोग हैं। एंड जैसे जैसे चीजें स्टेबलाइज होंगी और जैसे जैसे फॉर्मलाइज होंगी, दे विल गेट बेटर। दैट्स वैसे ही हमको सोचना चाहिए। क्योंकि जब यूपीआई शुरू हुआ था फॉर एग्जाम्पल, और लोगों ने कितनी कंप्लेंट्स करी थी। जब आधार शुरू हुआ था कितनी कंप्लेंट्स करी थी। 120 करोड़ पीपल हैव आधार टुडे। क्या उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है? उससे फायदे ही फायदे हैं, और यूपीआई से फायदे ही फायदे हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई इज अनबिलीवेबल। अगर आज हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, और अगर 10 साल में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कगार में है,
तो वो उसका रीजन यही है कि डिजिटाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। अगर ये जी जैसे जैसे ये चीजें इंक्रीज होंगी वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, फॉर्मलाइज होगी, और इट विल बेनिफिट द नेशन। सो आई मीन हैट्स ऑफ टू वेम्बू जी, बट जो नहीं कॉन्सेप्चुअली आई थिंक इट इज नॉट राइट। ठीक है, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर और टीवी चैनल पर हैं, तो वेम्बू जी और नंदन जी दोनों, क्योंकि उनके विचार यहाँ पर हमने लिए और उस पर आप लोगों की टिप्पणियां भी ली कि भाई उनके वो दोनों तो हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं, तो उनके विचार उनकी जगह हैं, और उस पर जो टिप्पणियां हैं हमारे मेहमानों की अपनी टिप्पणियां, वो जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को जान रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। वो भी कार्यक्रम में होते तो शायद अपना पक्ष और रखते कि वो क्या सोच रहे हैं, बट एक बड़ी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो राइट, टोकनाइजेशन, आई होप कि इतनी पूरी चर्चा के बाद आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं वो समझ गए होंगे टोकनाइजेशन ऑफ लैंड या रियल स्टेट है क्या। भारत में इसकी एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी चीज़ है, जो सुन के समझ के अभी तक तो लगा कि हाँ, आप एक टेक्नोलॉजी के आधार पर चीज़ों को और आसान बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जैसा एग्जाम्पल में भी आया कि आप सपने में ही सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ी पॉश सी जगह पर एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, उसमें एक ओनरशिप ले लें, या घर है तो उसमें, लेकिन वो मौका अब बनेगा इस टेक्नोलॉजी के जरिए। और अगर ये चीज़ होती है तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत के साथ साथ थोड़े नियम कायदे कानून भी अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे बात आगे जाएगी शायद हम बहुत सारी चीज़ें इसमें होते हुए देखेंगे, लेकिन हाँ, जो भी कुछ नया है रियल एस्टेट में वो जानना समझना तो चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के तौर तरीके भी अब पहले के मुकाबले बहुत बदल रहे हैं, और टोकनाइजेशन उसमें एक नई चीज़ है जो जान के निश्चित तौर पे आप सबको फायदा होगा। तो ज़रूर बताइएगा हमें कि ये बातचीत आपको पूरी कैसी लगी, और क्या आप देखना सुनना और चाहते थे, या कुछ और अगर इसके बारे में समझना चाहते तो अपने दोनों ही मेहमानों को फिर से आमंत्रित कर लेंगे, थोड़ी और बातें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए गुलाम जिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। एंड अविनाश, आपका भी, आपने भी अपनी इनफैक्ट मीटिंग एक पोस्टपोन की और आपने वक्त निकाला, आप भी आए। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पर कि टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट क्या है, एंड हमारे दर्शकों को ये बहुत मदद करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द रियल एसेट शो। देखते रहिए और अपने विचार जरूर हमें भेजिएगा, क्योंकि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके पास ये शो अवेलेबल होता है। चलिए, अगली मुलाकात के वक्त तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।